हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वनस्पतिक रेशा में कपास के बारे में। हम डिटेल से आज अध्ययन करेंगे इसका। अभी तक हमने इसके बारे में देखा था कि वस्त्रों का जो रेशा है उसका वर्गीकरण क्या है, कौन कौन से रेशे हमें पढ़ने हैं, और साथ में हमने वस्त्र से संबंधित जो शब्दावलियों का प्रयोग हम बीच बीच में करते हैं तो उन सब का अध्ययन किया था। तो ये अध्ययन है वो आज हम एक एक रेशा करके स्टार्ट करते हैं। और आज ये हमारा कपास है। रेशों में पहला रेशा कपास है, वो किस तरीके से हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। तो इसके बारे में आज कपास के बारे में सारी है जानकारी हमें लेनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कपास है, इसका उद्गम या इतिहास है वो कहाँ से हुआ है। इसका सबसे पहले प्रारंभ है वो कौन सा देश माना जाता है और कौन सी सदी के अंतर्गत इसका जो विकास की प्रक्रिया है जिसमें इसको देखा गया था कपास की खेती को, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इसके ऊपर इसका उद्गम और इतिहास पूछा जाता है कि कपास का रेशा है वो कौन सी सदी का रेशा माना गया है। तो ये 400 ईसा पूर्व है, इसको देखा गया था। इसमें जो कपास है इसके साक्ष्य मिले थे हमें 400 ईसा पूर्व, और जो इसका उद्गम स्थान माना गया है वो भारत को माना गया है। भारत के अंदर सबसे पहले क्या हुआ है, कपास की खेती का प्रारंभ किया गया है। तो कपास सबसे पहले एक बहुत ही सस्ता, हल्का और सूती कपड़े के रूप में कपास का प्रयोग हुआ था। लेकिन समय के इतने लंबे अंतराल के बाद आप देख सकते हो कि जो सूती कपड़ा है वो मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड मानी जाती है वो आजकल कॉटन कपड़े की डिमांड बढ़ रही है। इस कारण कपास का रेशा है वो सर्वाधिक महंगा रेशा होता जा रहा है। तो इसके इतिहास के बारे में हमने देखा है कि जो कपास का प्रारंभ था वो हमारा सबसे पहले भारत में हुआ था, और उसके बाद कई देशों के अंदर जैसे अमेरिका में भी है, चीन में भी है। ढाका, भारत के अंदर ढाका है जहाँ पे ढाका की मलमल है वो सर्वाधिक प्रचलित मानी गई है। तो ढाका की मलमल क्या है, एक उच्च कोटि का कॉटन कपड़ा है। मलमल यानी कॉटन ही होता है, वो एक तरीका का बहुत बारीक और अपनी सूक्ष्म प्रतिक्रिया के कारण वो क्या है, विश्व विख्यात रेशा माना जाता है ढाका की मलमल को। तो अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि जो कपास का रेशा है, कपास जिसका उत्पादन हमें करना है, रेशा तो बाद की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जो कपास की खेती की जाती है वो किस प्रकार की जलवायु चाहिए, उसके लिए कैसा मौसम चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी लेनी है, क्योंकि प्रश्न है वो इन्हीं बिंदुओं से बार बार में पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये कि कपास कौन सा रेशा बताया था मैंने, तो यहाँ कपास का जो रेशा है वो बीज वाला रेशे के नाम से जाना जाता है। बीज के अंदर हमने देखा था कि जो कपास है वो हमें बीज से प्राप्त होने वाला रेशा माना गया है। इसकी जलवायु की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर इसकी जो जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वहाँ पर कपास की खेती है वो सर्वाधिक की जाती है। यानी कपास की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। और अगर मिट्टी को देखा जाए तो काली मिट्टी के अंतर्गत कपास की खेती की जाती है। और काली मिट्टी में कपास की खेती की जाने का मतलब है कि काली मिट्टी है वो पानी को सोखने की क्षमता है वो सर्वाधिक रखती है। इस कारण इसमें जो नमी है वो पानी काली मिट्टी के अंदर वो बनी रहती है। तो इसकी मिट्टी है वो काली होनी चाहिए और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। जब इसकी कपास की बुआई की जाती है तो इसको पानी की मात्रा की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है उस समय इसको पानी की कम आवश्यकता बताई गई है। इसके लिए वर्षा की जो आवश्यकता है वो है 30 से लेके 38 सेंटीमीटर तक की वर्षा है। जिस क्षेत्रों में होती है वहाँ पर क्या है, कपास की खेती के लिए वो वर्षा है सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। कपास का पौधा देखा जाए कि कपास की खेती है वो कितने दिन में पक के तैयार होती है, तो वो 200 दिन के अंदर कपास की खेती है वो बढ़िया से पक के तैयार हो जाती है। इसको एक वर्षीय पौधा कहा जाता है। तो ये
हमने कपास की खेती के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है कि कपास की खेती के लिए जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए, मिट्टी है वो काली होनी चाहिए, वर्षा है वो 30 से 38 सेंटीमीटर इसके लिए पर्याप्त मानी गई है, और समय है वो 200 दिन का इसका कार्यकाल है कपास की खेती का, वो सर्वाधिक उपयुक्त टाइम बताया गया है। अब कपास के जो पौधे होते हैं वो कितने प्रकार के पौधे हैं इसके देखे जा सकते हैं। कपास का पौधा है ये 3 आकार में हमें देखने को मिलते हैं। एक तो बड़ा, यानी जिसकी लंबाई होती है वो करीब 5 से लेके 7-8 फुट के करीब है, वो कपास के पौधे की लंबाई देखी जाती है। कुछ इसमें मध्यम आकार के भी पौधे देखे जाते हैं और कुछ झाड़ियों के समान है, जो आपके इतने छोटे छोटे झाड़ियों के रूप के अंदर ये कपास के पौधे हैं वो देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े जो पौधे हो जाते हैं वो 1 वर्ष के बाद जब वो दोबारा उनमें फूटने की प्रोसेस भी होती है, और वो पौधे हैं साल में 2 बार हमें फसल देने का कार्य भी करते हैं। सीजन में वो सारे पत्ते उनके झड़ जाते हैं और फिर जब दोबारा सीजन आता है तो वो वापस बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारी क्या है, कपास के रेशों से संबंधित जो जानकारी है वो देखी जाती है। फिर हमारी आ जाती है कि जो कपास से सूती वस्त्र का निर्माण होता है, ये सूती वस्त्र का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके की है। तो कल मैंने जो वस्त्र इसके शब्दावलियों का प्रयोग किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कोए क्या होते हैं। जो कपास का पौधा होता है उसका जो फल होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोए कहते हैं। तो ये कोए जब फसल में पक के तैयार हो जाते हैं तो इनको तोड़ के इकट्ठा कर लिया जाता है। तो सबसे पहले जो वस्त्र निर्माण में प्रक्रिया आती है तो वो आता है कोए को एकत्रित करना। फिर ये कोए एकत्रित हो जाते हैं तो उसमें ओटने की प्रक्रिया होती है, और ओटना मैंने कल बताया था गिनिंग करना कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कोए से बिनोले को अलग करने की प्रोसेस है उसको कहा जाता है। और ये ओटने की प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से की जाती है, एक तो हाथों से की जाती है और एक मशीन के द्वारा की जाती है ओटने की प्रक्रिया। ओटने की प्रक्रिया हो जाती है तो फिर जो कॉटन निकलती है उसकी गांठें बनाकर इसको तैयार कर लिया जाता है। गांठे को खोलना और मिलाना, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग क्वालिटी की गांठें बन के आती है, उन गांठों को हम मिक्स करके क्या करते हैं, उनको मिला लेते हैं ताकि वो एक जैसे कॉटन हो जाए। फिर इसकी धुनाई की प्रक्रिया की जाती है। धुनाई का मतलब है जो गांठों में हमारी कॉटन होती है उनके अंदर से धूल गंदगी ये सारी चीज़ें हैं वो अलग कर ली जाती है, तो उसको धुनाई कहा जाता है। फिर इसकी कंघी करना कहा जाता है। कंघी के अंदर छोटे रेशे हैं, जैसे कंघे में से छोटे बालों को हम अलग कर लेते हैं, जो बड़े रेशे होते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस कंघी करना कहलाती है। कंघी के बाद इनकी फोनी बनाई जाती है। फोनी भी क्या होती है, इस तरीके से समानांतर रेशों में इनको फिक्स कर लिया जाता है। पोनी बन गई। पोनी के बाद ये कताई, यानी एक तो हमारा चरखा प्रक्रिया है। चरखा होता है जिसके अंदर इस चरखे को घुमाने की प्रोसेस के अंदर हमारा धागा बन के तैयार हो जाता है, और एक इस तरीके की एक तकली नामक यंत्र होता है जिसको तकली कहते हैं। इस तकली के सहायता से भी कताई का कार्य किया जाता है और धागा बन के तैयार होता है। ये प्राचीन समय के अंदर दोनों का प्रयोग है किया जाता था। तकली चरखे से भी पहले का प्रयोग किया जाने वाला साधन है। ये कताई प्रोसेस के अंदर काम आती है। कताई के बाद ये जो धागा तैयार हो जाता है आपका, फिर इसका बुनाई का कार्य होता है। बुनाई के लिए हमें करघे की आवश्यकता होगी। करघे के पार्टों को पढ़ना होगा। करघे के 5 पार्ट होते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बुनाई की प्रक्रिया होती है। बुनाई होने के बाद में जो वस्त्र हमारा तैयार होता है उसकी परिसज्जा का कार्य होता है। परिसज्जा के बाद रंगाई और छपाई का कार्य किया जाता है। रंगाई और छपाई की भी अलग अलग प्रोसेस है जिनको हम अलग चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कि रंगाई है वो कितने प्रकार की होती है, छपाई है तो छपाई किस किस तरीके से किस किस मेथड से की जाती है। तो इनको क्या किया जाता है, या तो सीरियल लगाना आता है, 4 ऑप्शन आ जाते हैं और आपको इनमें से 4 ऑप्शन कहीं पे भी कोई से भी दे दिए जाते हैं तो उनको आपको सीरियल से लगाना होता है। या पूछ लिया जाता है कि सूती निर्माण प्रक्रिया में कार्डिंग क्या है, कॉम्बिंग क्या है, पोनी क्या है, तो इस तरीके से इसमें से कोई सा भी टॉपिक है वो पूछ लिया जाता है।
तो ये हमारी सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है, जिनको लाइन से हमें याद करना ज़रूरी होता है। अगर बीच में से कोई भी एक स्टेप छूट जाता है तो हमारा इसका कोई मकसद है वो नहीं रहता है। इसके बाद हमें कपास की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना होगा। तो कपास की विशेषताएं क्या होती है, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक को तो हम भौतिक विशेषता कहते हैं और दूसरे को हम रासायनिक विशेषता कहते हैं। रासायनिक विशेषता के अंतर्गत अम्ल का, सूती वस्त्र के ऊपर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ में आपका जो इसकी जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती है उन सब का पसीने का इसके अंदर क्या प्रभाव देखा जाता है। मुख्य रूप से अम्ल और क्षार का प्रभाव इसके अंदर रासायनिक प्रक्रियाओं में देखा जाता है। भौतिक विशेषताओं में जैसे हमने पहले संगठन लिखा है, एक आपको ये ध्यान रखना है कि वनस्पतिक रेशा है वो सेल्यूलोज प्रधान रेशा माना गया है, क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा, कपास के अंदर सेल्यूलोज की मात्रा होती है, जो कि 40 से 90% तक सेल्यूलोज की मात्रा है वो इसके अंदर बताई गई है। और इसके अंदर ये देखना है कि जो इसका संगठन है इसमें एक तो होता है कार्बन, कार्बन के 6 अणु होते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के वो 10 अणु होते हैं, और तीसरा हमारा होता है ऑक्सीजन। इसमें ये सूत्र भी पूछा जाता है C6H10O5, ये हमारा कपास के रेशे का सूत्र माना गया है। कपास का सूत्र के नाम से पूछा जाता है कि कपास का सूत्र है वो क्या है। तो इसमें किस किस का संगठन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का मिश्रण है, ये हमारा सूती वस्त्र बताया गया है। ये सेल्यूलोज की मात्रा पूछी जाएगी तो 40 से लेकर 90% तक सेल्यूलोज प्रधान रेशा माना गया है। इसकी लंबाई पूछी जाए तो लंबाई है वो आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक इसकी लंबाई मानी जाती है। और फिर इसका व्यास पूछा जाए तो 16 से 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है, और 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1/1000 मिलीमीटर, ये इसका माइक्रोन का मतलब होता है। इसके बाद हमें प्रत्यास्थता देखना है, प्रतिस्कंदता देखना है, और साथ में हमें इसका अलग अलग तरीके से प्रभाव देखना है। इसकी घर्षण क्षमता क्या है, इसकी सोखने की क्षमता क्या है, तो ये हम अगले वीडियो के अंदर इसके बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। तो इतना आपको ये प्रोसेस है इस कपास के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।